Assalamu alaikum students. Welcome to the new course Functional Analysis. इससे पहले हम पीपीएससी के एग्जाम की तैयारी के लिए 3 कोर्स कर चुके हैं जिनके अंदर ग्रुप थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और टोपोलॉजी शामिल हैं। आज हम ये 4th कोर्स फंक्शनल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर फंक्शनल एनालिसिस का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। इसके अंदर हम फंक्शनल एनालिसिस जो है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने कुछ बुक्स रिकमेंड की हुई हैं। ये कल मैंने ग्रुप के अंदर शेयर भी कर दी थी, तो इन बुक्स का थोड़ा सा तारुफ आपको बता देता हूँ। फर्स्ट बुक हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस बाय सर डॉक्टर अब्दुल मजीद। ये हमने टोपोलॉजी के अंदर भी यही बुक पढ़ी थी। अब यहाँ इसका जो 11th चैप्टर है उससे आगे थ्रू आउट सारे के सारे फंक्शनल एनालिसिस के चैप्टर्स हैं। सेकंड आपके पास है इंट्रोडक्टरी फंक्शनल एनालिसिस विद एप्लीकेशंस बाय अरविन क्रेजिग। ये फंक्शनल एनालिसिस पर लिखी गई बहुत ही खूबसूरत किताब है। इसकी एक नुमाया खसूसियत ये है कि कुछ ऐसे कंसेप्ट्स जो थ्योरी के अंदर नहीं दिए हुए वो उसने एक्सरसाइजेस बनाकर वो वाले कंसेप्ट एक्सरसाइजेस के अंदर दिए हुए हैं, और बहुत जबरदस्त किस्म के एक्सरसाइजेस हैं जिससे कंसेप्ट्स जो वो कंप्लीटली आप क्लियर कर लेते हैं। तो क्रेजी की बुक जो है ये भी हम इसमें ले रहे हैं। थर्ड बुक आपके पास है फर्स्ट कोर्स इन फंक्शनल एनालिसिस, मार्टिन डेविस की लिखी हुई है। ये भी बहुत आसान किताब लिखी और बहुत अच्छी बुक है। तो ये 3 बुक्स मैं आप लोगों के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे इन 3 बुक्स में से होंगे, मतलब जो टॉपिक भी होगा वो इन तमाम बुक्स से रीड आउट होकर उसके जो भी हैंड आउट्स या नोट्स आपके पास पहुंचेंगे वो इन तीनों किताबों का निचोड़ होगा। तो बहरहाल इन नोट्स के अलावा आपको मैं बुक्स भी रिकमेंड कर रहा हूँ। ये बुक्स मैंने सेंड भी कर दी हैं, तो हर लेक्चर आप इन बुक से भी स्टडी करेंगे तो बहुत मजा आएगा। फंक्शनल एनालिसिस एमएससी के अंदर एक टफ तरीन कोर्स रहा, ठीक है, और इसमें हमें पता भी नहीं चलता कि फंक्शनल एनालिसिस है क्या चीज और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जस्ट ये बात सीखेंगे कि एक्चुअली फंक्शनल एनालिसिस क्या चीज है। ठीक है, तो स्टार्ट हम लेते हैं। जी इसमें इस कोर्स के जो मेन कंटेंट्स हैं, जो चीजें हमने थ्रू आउट द कोर्स स्टडी करनी है, उनमें से मीट्रिक स्पेसिस हैं, नॉर्म स्पेसिस है, बनाक स्पेसिस, लीनियर ऑपरेटर्स, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस और हिल्बर्ट स्पेसिस। ये कंटेंट्स जो हैं ये हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर इनको सीखेंगे, इनको मुकम्मल करेंगे। तो ये सारी तकरीबन स्पेसिस ही हैं। तो ये स्पेस क्या होता है, नॉर्म क्या होता है, मीट्रिक स्पेस क्या होता है, बनाक स्पेस, तो ये सारे के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स हैं इसके। तो ये हम इनको डिटेल से भी पढ़ेंगे। आज इनका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन के अंदर फंक्शनल एनालिसिस की डेफिनेशन। फंक्शनल एनालिसिस क्या चीज है? फंक्शनल एनालिसिस is an abstract branch of mathematics. It is an abstract branch of mathematics that deals with functionals. इसके अंदर हम फंक्शनल एनालिसिस को फंक्शनल एनालिसिस क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके अंदर हम फंक्शनल्स को स्टडी करते हैं, फंक्शन नहीं, फंक्शनल्स। इसमें हम फंक्शनल्स को स्टडी करते हैं
अब ये फंक्शनल्स क्या चीजें हैं? तो फंक्शनल की डेफिनेशन आप देखें, इसको आप ये भी कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ फंक्शंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखें, फंक्शन की डेफिनेशन ये थी कि आपके पास फंक्शन जो होती है ये एक कॉरस्पॉन्डेंस होती है, एक रूल होता है जिस रूल के तहत आप एक सेट के पॉइंट्स को दूसरे सेट के पॉइंट्स के ऊपर मैप करवा देते हैं। ठीक है, इसको मैपिंग या फंक्शन बोलते हैं। तो आम फंक्शन के अंदर ये जो पॉइंट्स होते हैं वो रियल नंबर्स हो सकते हैं, पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फंक्शनल्स के अंदर जो आपने पॉइंट नहीं लेना, पॉइंट नहीं लेना आपने, बल्कि इस सारी के अंदर सारे के सारे पड़े हुए जो नंबर्स हैं वो सारी फंक्शंस हैं। मतलब ये हम फंक्शन पिक करेंगे और इस स्पेस के अंदर भी सारे के सारे फंक्शंस पड़े हुए होंगे। तो एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे जो फंक्शन इस फंक्शन को इस फंक्शन के ऊपर मैप करवाएगा। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं फंक्शंस ऑफ फंक्शंस, ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्लासिकल एनालिसिस। तो बेसिकली फंक्शनल एनालिसिस इज जनरलाइजेशन ऑफ रियल एनालिसिस। रियल के अंदर आप जो फंक्शन स्टडी करते थे वो नंबर्स के ऊपर डिफाइन होते थे। यहां पर आप जो फंक्शंस पढ़ेंगे वो फंक्शंस फंक्शंस के ऊपर ही डिफाइंड होंगे। इसकी एग्जांपल भी अभी हम देखते हैं। अब इसके अंदर काफी सारी चीजें समझने वाली कि अब्स्ट्रैक्ट ब्रांच से क्या मुराद है। फंक्शनल तो तकरीबन कुछ ना कुछ कोशिश की है हमने। तो सबसे पहले हम फंक्शनल की बात कर लेते हैं कि मजीद इसको, अ फंक्शनल इज अ रिलेशनशिप, a function is a relation, functional is a relationship between objects like functions। जिस तरह functions होते हैं रियल के अंदर या टोपोलॉजिकल स्पेसिस के अंदर जो functions होते हैं, बट द ऑब्जेक्ट्स में भी नंबर्स, लेकिन इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो वेक्टर्स भी हो सकते हैं, वो फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। इसकी मिसाल आप देखें, जो डिफरेंशिएशन है, differentiation is an example of function because it define a relationship between a function and an other function। क्या मतलब? देखिए, मिसाल के तौर पर ये आपके पास सारे के सारे इस सेट के अंदर डिफरेंशिएबल फंक्शंस पड़े हुए हैं। कौन पड़े हुए हैं? डिफरेंशिएबल फंक्शंस। मैं इसके अंदर से एक फंक्शन पिक करता हूं, मिसाल के तौर पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और यहां भी आपके पास सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस पड़े हुए हैं या कोई भी फंक्शंस पड़े हुए हैं। अब यहां पर मिसाल के तौर पर आपके पास एक फंक्शन पड़ा हुआ है g ऑफ x इज इक्वल टू 2x। अब मैं ये इस तरह की मैपिंग डिफाइन करता हूं जो कि मैपिंग कौन है? डेरिवेटिव d ओवर dx। अब यहां से आपने फंक्शन कौन सा पिक करना है? एक्स स्क्वायर। तो इस पर ये फंक्शन अप्लाई करेंगे डी ओवर डी एक्स, तो आपको बदले में क्या मिल जाएगा? 2x। ठीक है, उम्मीद है आपको फंक्शनल की समझ आ गई होगी। तो फंक्शनल इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो इसी तरह डिफरेंशिएशन भी फंक्शनल की एग्जांपल है। इसके साथ साथ जो इंटीग्रेशन है वो भी फंक्शनल की एग्जांपल है, क्योंकि इंटीग्रेशन भी ऐसे ही करती है कि एक फंक्शन पिक करती है, उसके ऊपर आप वो मैपिंग अप्लाई करते हैं, बदले में आपको कोई और फंक्शन मिल जाता है। जी, दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर है एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स से क्या मुराद है? जी, इन एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स वन यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम अ सेट। इसमें आपको एक सेट की जरूरत होती है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए होते हैं, सेटिस्फाइंग सर्टन एक्सियम्स। वो जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने सेट ले लिया z। अब ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को फॉलो करता है। इसके साथ साथ
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, इसके अंदर एडिटिव इनवर्स मौजूद है, इसके अंदर जो जीरो है एडिटिव आइडेंटिटी वो मौजूद है। तो मैं कह देता हूं कि ये सेट जो है ये इन 5 एक्सियम को सेटिस्फाई करता है। तो इसको आप ग्रुप का नाम देते थे, ग्रुप थ्योरी के अंदर आपने ये पढ़ा। तो अब ये जो ग्रुप्स आपने डिफाइन किए हैं और फील्ड डिफाइन करते हैं, वेक्टर स्पेस डिफाइन करते हैं, रिंग्स डिफाइन करते हैं, इसी तरह टोपोलॉजिकल स्पेसिस हो गई। अब हम इसके अंदर स्पेसिस पढ़ेंगे, नॉर्म स्पेस, मीट्रिक स्पेस। इन तमाम के अंदर आपको दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो आपको एक सेट चाहिए जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हो, दूसरा आपको सेट ऑफ प्रॉपर्टीज चाहिए। अब उसके अंदर क्या होता है कि जो आप लेते हैं ग्रुप, उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज जो होती हैं 4 होती हैं। एबेलियन ग्रुप के अंदर वो जो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है वो 5 प्रॉपर्टीज पर मुश्तमिल होता है। टोपोलॉजी भी एक कलेक्शन है, उसको डिफाइन करने के लिए आपको एक सेट की जरूरत, उसके साथ आपको 3 प्रॉपर्टीज की जरूरत। तो इसका मतलब आपके पास एक कलेक्शन होनी चाहिए, मतलब एलिमेंट्स का सेट होना चाहिए, और साथ में आपके पास सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होना चाहिए। तो ये अब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स की नेचर है। इसके अंदर हम एक सेट लेते हैं और एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज लेते हैं। अगर वो जो सेट होता है उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर जाता है तो हम उसे कोई स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं। अच्छा, अलजबरा के अंदर उन स्ट्रक्चर्स को हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स का नाम देते थे, जिनके अंदर ग्रुप शामिल हैं, रिंग्स शामिल हैं, फील्ड शामिल है, वेक्टर स्पेस शामिल है। ये सारे के सारे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाते हैं। इसी तरह फंक्शनल एनालिसिस के अंदर भी तरीकेकार वही होगा। ठीक है, उसके अंदर आपने एक सेट ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं, उस पर हम कुछ एक्सियम्स डिफाइन करेंगे, लेकिन यहां पर फंक्शनल के अंदर उन स्ट्रक्चर्स को हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का नाम नहीं देंगे बल्कि स्पेसिस का नाम देंगे। जी, इसी तरह मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई है कि इन अलजबरा दिस अप्रोच इज यूज्ड इन कनेक्शन विद फील्ड्स, रिंग्स एंड ग्रुप्स। अलजबरा के अंदर इस तरह के जो स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, कुछ एक्सियम लेते हुए और एक सेट लेते हुए, उसको आप ग्रुप्स, रिंग्स और फील्ड का नाम देते हैं। अब जब आपने ग्रुप को डिफाइन किया था तो ग्रुप को डिफाइन करने के लिए आपको एक सेट की जरूरत थी, साथ में आपको एक बाइनरी ऑपरेशन की जरूरत थी। एक सेट और एक ऑपरेशन। जब आपने रिंग को डिफाइन किया तो रिंग के लिए आपको एक सेट की जरूरत थी और इसके साथ आपको 2 ऑपरेशंस की जरूरत थी। 1 सेट 2 ऑपरेशंस। इसी तरह वेक्टर स्पेसिस के अंदर हम इस चीज को बढ़ा देते हैं। वेक्टर स्पेसिस के अंदर एक सेट होता है V, एक सेट होता है F, और इसके अंदर ऑपरेशंस भी 2 ही होते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशन भी। तो ये वेक्टर स्पेस बन जाती है। मतलब ग्रुप के अंदर एक ऑपरेशन एक सेट, रिंग के अंदर दो ऑपरेशंस और एक सेट, वेक्टर स्पेस के अंदर 2 सेट्स और 2 ऑपरेशंस। फर्दर हम ग्रुप को तो स्टडी कर चुके हैं, अभी रिंग और वेक्टर स्पेसिस को हमने स्टडी करना है। जी, इसी तरह फंक्शनल एनालिसिस की बात करते हैं तो इन फंक्शनल एनालिसिस वी यूज इट इन कनेक्शन विद अब्स्ट्रैक्ट स्पेसिस। हम उनको अब्स्ट्रैक्ट स्पेसिस का नाम देते हैं, जैसा कि नॉर्म स्पेसिस हैं, बनॉक स्पेसिस हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस और हिल्बर्ट स्पेसिस।
तो इस तरह से बनने वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं फंक्शनल एनालिसिस के अंदर ये वाले होते हैं। जी, एब्स्ट्रैक्ट स्पेस से क्या मुराद है? ये जो आप कह रहे हैं मीट्रिक स्पेस और वेक्टर स्पेस, तो ये स्पेस से क्या मुराद है? an abstract space is a set, ये एक सेट होता है एलिमेंट्स का, satisfy certain axioms। वही बात जो मैंने आपको पहले की कि ये एक सेट होता है और कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। by choosing different axioms, different sets of axioms, we can get different types of abstract spaces on the same set। मसलन आप सेट ऑफ रियल नंबर ले लेते हैं, इसके ऊपर आप आर के ऊपर मीट्रिक स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, आप इसके ऊपर नॉर्म स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, आप इसके ऊपर इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब आपने सेट ए की चूज किया, जस्ट आपने जो प्रॉपर्टीज का एक सेट लेना है, उन प्रॉपर्टीज को आप चेंज करते जाते हैं तो ये डिफरेंट आपको स्पेसिस मिलती जाती हैं। इनकी एग्जांपल्स मैंने नीचे लिखी हुई हैं, जिसमें वेक्टर स्पेसिस, टोपोलॉजिकल स्पेसिस, मीट्रिक स्पेसिस हैं और नॉर्म्ड स्पेसिस हैं, बनाक स्पेसिस हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस और हिल्बर्ट स्पेसिस आर एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट स्पेसिस। इन सारों का हम थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल से इनको पढ़ेंगे। वेक्टर स्पेस का क्या मतलब होता है? अ वेक्टर स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स which can be added। ये अपना कैमरा बंद कर लें, ये किसी ने कैमरा अपना ओपन किया हुआ है, प्लीज ये कैमरा बंद कर लें। ये साथ में कैमरे का जो स्टार्ट वीडियो लिखा हुआ है, ये कैमरे के ऊपर क्लिक करके इसको बंद कर दें। जी, वेक्टर स्पेस क्या होता है? अ वेक्टर स्पेस कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच कैन बी एडिड, जिनको हम जमा कर सकते हैं टुगेदर, एक दूसरे के साथ, एंड विच कैन बी स्केल्ड। स्केल्ड का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट। ठीक है? द रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन इज ऑलवेज एन एलिमेंट इन द स्पेसिफाइड वेक्टर स्पेस। मतलब V आपने एक सेट लिया, इसमें से आप कुछ 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो इनका जो सम होता है a प्लस बी, वो V को बिलोंग करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वेक्टर स्पेस में एक और सेट भी आप चूज करते हैं, जैसे F है, इसके अंदर से मैं अल्फा ले लेता हूं। ठीक है? तो इस अल्फा, इसको हम स्केलर कहेंगे जो फील्ड के एलिमेंट्स हैं, और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को वेक्टर्स कहते हैं। इस स्केलर नंबर को जब आप V के किसी एलिमेंट से जरब देंगे तो इसको मैं बोल रहा हूं स्केल्ड करना, तो मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। तो ये जो नंबर हासिल होगा ये भी V को ही बिलोंग करना चाहिए। सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टीज नहीं है, इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अभी हम थोड़ा थोड़ी चीजें ये सीख रहे हैं कि वेक्टर स्पेस के अंदर ये 2 काम होते हैं। एक तो आप नंबर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, दूसरे आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, इनको तो हम डिटेल से ही पढ़ चुके हैं। अ टोपोलॉजिकल स्पेस कंसिस्ट ऑफ सेट्स व्हिच कैन बी इंटरसेक्टिंग एंड ऑफ व्हिच द यूनियन कैन बी टेकन। जिस पे 2 काम आप कर सकते हो, जिन सेट के ऊपर उनकी इंटरसेक्शन ले सकते हो और उनके यूनियन आप ले सकें। जो यूनियन होंगे और जो इंटरसेक्शन होंगे ऑफ सेट्स गिव ऑलवेज अ सेट बैक इन दैट स्पेसिफिक टोपोलॉजिकल स्पेस। उनके जो यूनियन और इंटरसेक्शन, उनका आंसर जो है वो उसी स्पेस के अंदर आ जाता है। अच्छा, टोपोलॉजी की हमें जरूरत किन केसेस में पड़ती है? व्हेन देयर इज बी स्पोकन अबाउट कॉन्सेप्ट लाइक कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का तस्वुर देने के लिए वेक्टर स्पेस की नहीं जरूरत, बल्कि इसकी टोपोलॉजिकल स्पेस की जरूरत है। कन्वर्जेंस जो होती है, इसका ताल्लुक वेक्टर स्पेसिस से नहीं होता बल्कि टोपोलॉजिकल स्पेसिस से। इसी तरह कॉम्पैक्टनेस इज आल्सो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इसी तरह फर्दर आपके पास है मीट्रिक स्पेस। if there exists a function which can measure the distance between elements of a subset of a topological space,
जस्ट आपने टोपोलॉजी के अंदर उनके यूनियन और इंटरसेक्शन लेना सीखी। अगर आपको मैट्रिक्स किसी टोपोलॉजिकल स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके दरमियान डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ जाए, तो मीट्रिक स्पेस में डिस्टेंस इज द इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। मीट्रिक स्पेस में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर। और ये जो फंक्शन होता है जो डिस्टेंस फाइंड करता है, उस डिस्टेंस को ही हम मीट्रिक बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, मीट्रिक इज जनरलाइजेशन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और उस मीट्रिक के साथ उस सेट एक्स को हम मीट्रिक स्पेस का नाम देते हैं। अच्छा, यहां पर यह बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि अ मीट्रिक स्पेस नॉट बाय डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, ये लाजमी नहीं है कि ये वेक्टर स्पेस हो। मीट्रिक स्पेस जो होती है ये वेक्टर स्पेस नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ टोपोलॉजिकल स्पेस होती है। हर मीट्रिक स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नॉर्म स्पेस क्या होता है, ऊपर हमने पढ़ा कि जो मीट्रिक होता है ना ये डिस्टेंस मालूम करता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी एलिमेंट की लेंथ मालूम करनी हो, किसी वेक्टर की आपने लेंथ फाइंड आउट करनी हो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, तो ऑन द अदर एंड इफ द मीट्रिक कैन आल्सो मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन द मीट्रिक इज कॉल्ड नॉर्म। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मीट्रिक स्पेस एंड नॉर्म स्पेस। मीट्रिक स्पेस में जस्ट आप पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, और नॉर्म स्पेस के अंदर आप एलिमेंट्स की लेंथ भी चेक कर सकते हैं, उनकी लेंथ या उनका मैग्नीट्यूड जो है वो भी आप फाइंड आउट करते हैं। दिस इज द डिफरेंस। अच्छा, यहाँ पर जो नॉर्म स्पेस है ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस भी होती है और एक वेक्टर स्पेस भी होती है। जो मीट्रिक स्पेस थी वो जस्ट आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, वो वेक्टर स्पेस नहीं होती, ठीक है। जबकि नॉर्म स्पेस जो है ये टोपोलॉजिकल स्पेस भी होती है और नॉर्म स्पेस एक वेक्टर स्पेस भी होती है। इसका मतलब फंक्शनल एनालिसिस के अंदर हमने क्या किया, जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं और जो वेक्टर स्पेस की अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज है, हमने यहाँ पर टोपोलॉजिकल और अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज को कंबाइन एक सेट के अंदर करके उसका नाम हमने नॉर्म स्पेस रख दिया। नेक्स्ट आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो मीट्रिक क्या करता था, डिस्टेंस मालूम करता था, और नॉर्म क्या करता है, उन वेक्टर्स के या उन उन एलिमेंट्स के मैग्नीट्यूड या उनकी लेंथ फाइंड आउट करता है। लेकिन नॉर्म कोई भी दो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन को नहीं डिस्कस करता कि ये एक दूसरे से कितनी दूर हैं, कहां पर हैं, मतलब उनकी पोजीशंस कैसी हैं, इनके बारे में नॉर्म हमें कुछ भी नहीं बताता। With a norm, it is possible to measure the distance between elements. नॉर्म का मतलब ये होता है, but it is not possible to look at the position of two different elements. दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स उनकी पोजीशन को आपने देखना, वो आप उनसे नहीं देख सकते। तो इनर प्रोडक्ट जो होता है, द लेंथ ऑफ एलिमेंट कैन बी मेजर्ड एंड देयर कैन बी सेड समथिंग अबाउट द पोजीशन। इनकी मदद से आप पोजीशन भी मालूम कर सकते हैं। ये बेसिकली जो इनर प्रोडक्ट है ना, इनर प्रोडक्ट इज जनरलाइजेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। जो वेक्टर्स के अंदर आप डॉट प्रोडक्ट लेते थे, ऐसा समझ लें कि उसी का दूसरा नाम है इनर प्रोडक्ट। अब आपको याद होगा a डॉट बी अगर 0 निकल आता था, आप दोनों वेक्टर्स के बारे में ये कह देते थे कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। लो जी, हमें इनकी पोजीशन का पता लग गया विद द हेल्प ऑफ इनर प्रोडक्ट। तो जिस तरह डिस्टेंस की जनरलाइजेशन थी मीट्रिक, उसी तरह डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की जो जनरलाइजेशन फॉर्म है वो इनर प्रोडक्ट है। यहां पर जो आपने डॉट प्रोडक्ट सीखा था पहले, वो आप सिर्फ 3 डायमेंशनल वेक्टर्स में मालूम करना सीखा था। लेकिन यहाँ पर हमने स्पेसिस लेनी है, उन स्पेसिस में फंक्शंस भी हो सकते हैं। कलेक्शन लेनी है तो कलेक्शन में आपके पास कुछ भी हो सकता है। तो उन एलिमेंट्स को जो किसी भी शक्ल के हो, उनके लिए आपने ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ है। उसके लिए वो वाला ऑर्डिनरी डॉट प्रोडक्ट यूज नहीं होता। तो ये थोड़ा सा तारुफ इनर प्रोडक्ट स्पेस का। इसके बाद है कंप्लीट स्पेस।
a metric space in which all the Cauchy sequences converge to an element of that space is called complete space. मतलब आपने पीछे मीट्रिक स्पेस पढ़ी, नॉर्म स्पेस पढ़ी, ये सारी स्पेसेस पढ़ी हैं। किसी भी स्पेस के अंदर आप एक Cauchy सीक्वेंस उठाएं, अगर उस Cauchy सीक्वेंस, वो जो Cauchy सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो और उसका जो लिमिट पॉइंट है वो इसी स्पेस के अंदर आ जाए, तो आप कहेंगे कि वो स्पेस कंप्लीट स्पेस है। Cauchy सीक्वेंस क्या होता है ये हम आगे चलकर डिटेल से इस पर बात करेंगे। अभी सिर्फ इतनी बात याद रख लें कि जिस स्पेस में भी Cauchy सीक्वेंस होगा, अगर वो उसी स्पेस के किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा होगा तो वो वाली स्पेस कंप्लीट स्पेस कहलाएगी जी। इसी तरह बनाक स्पेस है। बनाक स्पेस क्या होती है? अगर एक नॉर्म्ड स्पेस कंप्लीट हो जाती है, आप एक नॉर्म्ड स्पेस लेते हैं और उस नॉर्म्ड स्पेस के अंदर जो भी Cauchy सीक्वेंस होगा, अगर वो कन्वर्ज कर जाते उसी नॉर्म स्पेस के अंदर, वो नॉर्म स्पेस कंप्लीट कहलाएगी और आप उसका नाम रखेंगे बनाक स्पेस। A complete norm space is called Banach space. Similarly, inner product space अगर कंप्लीट हो जाए तो उसको हम हिल्बर्ट स्पेस का नाम देते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें हैं। ये जो हिल्बर्ट स्पेस है, जिन लोगों ने अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ा होगा। क्वांटम मैकेनिक्स में कंसेप्ट होता है वेव फंक्शन, या उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर किसी भी जो पॉइंट होता है उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल करते हैं ना, इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर किसी पॉइंट की जो स्टेट होती है, जो पोजीशन होती है किसी पार्टिकल की, वो डिस्क्राइब करने के लिए हम वेव फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। और जो वेव फंक्शन होता है बेसिकली ये एक हिल्बर्ट स्पेस में से उठाया गया एलिमेंट है। तो इसका मतलब जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी बुनियाद ही हिल्बर्ट स्पेस के ऊपर है। तो क्वांटम मैकेनिक्स इज द मॉडर्न फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर अब इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो गया। ठीक है, तो इसको हम हिल्बर्ट स्पेस, या वहां पर कुछ इसको L2 स्पेस, वो आगे चलकर हम L2 स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। बहरहाल ये हिल्बर्ट स्पेस होती है। ठीक है, तो यहां तक ये कुछ इंट्रोडक्टरी चीजें थी आज के लेक्चर में, मैंने ये आपके लिए ऐड की हुई थी। तो यहां तक अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो